तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ लेते ही वे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चुनावी रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। कैसा होने वाला है नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, अक्षुण्ण रखूंगा। इतिहास बनने जा रहा है। रविवार 9 जून शाम करीब 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश ने अपना नेता चुना है। उन पर भरोसा किया है कि वो भारत को विकास की राह पर ले जाते हुए एक शक्तिशाली देश का निर्माण करेंगे। देश ने उन पर भरोसा जताया है कि जिस विकसित भारत का उन्होंने प्रण किया है वो सपना वो पूरा करेंगे। भारत का पूरी दुनिया में डंका बजेगा। मोदी 3.0 का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें जो मंत्री शपथ लेंगे, जो सांसद शपथ लेंगे, उनकी सूची फाइनल होगी और तकरीबन आज शाम को या देर रात को उनको कॉल भी आ जाएंगे कि कब उनको किस नेता के यहाँ, या तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनको सुबह की चाय पीनी होगी। नई सरकार, नया प्लान। चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दलों से मिले, उनका भरोसा हासिल किया, सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना गया। शनिवार को वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को दही चीनी भी खिलाई। राष्ट्रपति से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस सरकार की क्या प्राथमिकता होंगी, ये बताएं। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 एंड एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे। नियत साफ, नीति साफ। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि एनडीए सरकार को लोगों ने देश की सेवा करने का मौका दिया है। पिछले 2 कार्यकालों में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे रहा है और 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। पीएम मोदी ने 2024 में 2047 का विजन एक बार फिर सामने रख दिया। और एक प्रकार से वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। नई चुनौतियों के लिए तैयार नरेंद्र मोदी। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए पर देश की जनता ने पूरा भरोसा दिखाया है। गठबंधन सरकार की नई चुनौतियां होती हैं। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि मोदी ने अब तक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलाई है, अब मिलीजुली सरकार कैसे चलाएंगे। शपथ ग्रहण से पहले ही इन चुनौतियों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने एक बड़ी विजय हासिल कर ली। सारे दलों ने सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद सभी राजनीतिक अटकलों को विराम लग गया है। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि उनका किसी भी मंत्रालय को लेने का
कोई उस तरीके का विचार नहीं है। ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसे कौन सा मंत्रालय देते हैं। अब जहां तक रही बात कि क्या फार्मूला होगा, किस पार्टी को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, ये फार्मूला तय हो चुका है और इस पर अभी तक बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच में कोई भी सियासी टकराव की स्थिति नहीं है। शपथ ग्रहण से पहले ही देश सेवा की शपथ। नई सरकार में नई चुनौती के लिए तैयार हैं नरेंद्र। 4 तारीख को आए नतीजों ने बीजेपी को तो पूर्ण बहुमत नहीं दिया, लेकिन एनडीए पूरी ताकत के साथ वापस आई है, जिसके सिपह सलार एक मत से नरेंद्र मोदी ही हैं। मोदी पूरे कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। तीसरी बार देश सेवा का मौका देने के लिए भारतवासियों का धन्यवाद दिया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है। नौ जून को देश में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। तीसरी बार गूंजेगा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली में विकास भदौरिया और रविश रंजन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नई सरकार में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बाकी अहम मेहमानों के साथ पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुख भी आ रहे हैं। इनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, मॉरिशस, सेशेल्स, नेपाल शामिल हैं। नजर पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते और क्षेत्र में प्रभाव और स्थिरता पर भी है। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं और इसमें पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के अहम देशों के प्रमुख वीवीआईपी मेहमान हैं। उनके दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले शनिवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना यहां पहुंची। और फिर सेशल के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ। रविवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग तोब्गे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड दिल्ली पहुंचेंगे। इन नेताओं के स्वागत करते हुए पोस्टर जगह जगह लगे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के बाद में किस देश का सबसे पहले दौरा करते हैं और किस देश के साथ में द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने की दिशा में वो कदम उठाते हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड वो भी आमंत्रित हैं इसमें। तो इस तरीके के तमाम सारे जो पोस्टर हैं वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, लेकिन एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। विदेश नीति के मामले में अब तक प्रधानमंत्री का जो नीतियां रही हैं वो काफ़ी अच्छी समझी जाती रही हैं। ये आप देखिए, जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं दाशो शेरिंग, वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका भी यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। और ये हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, इनके साथ ये भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऐसे तमाम जो पड़ोसी देश हैं उनको जो है वो इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। इससे लग यही रहा है कि प्रधानमंत्री हमेशा जैसे पड़ोसी देशों को तरजीह देते हैं, तो पाकिस्तान के अलावा बाकी सभी पड़ोसी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसियों पर खास ध्यान दिया है, जो नेबरहुड फर्स्ट के जरिए और एक्सटेंडेड नेबरहुड को विजन सागर के जरिए बेहतर समन्वय और सहयोग की कोशिश करता है। उम्मीद ये है कि इससे आपसी रिश्ते मजबूत होंगे और पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। मालदीव में मोहम्मद मुइजू के सत्ता संभालने के बाद संबंधों में आए तनाव के बावजूद भारत ने उन्हें न्योता भेजा।
श्रीलंका के सबसे खराब आर्थिक दौर में भारत ने हर मदद की। ये सभी देश रणनीतिक तौर पर भी भारत के लिए अहम है, इसलिए भी क्योंकि चीन इन्हें लगातार अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ठंडे पड़े रिश्तों की वजह से आमंत्रित देशों में न पाकिस्तान है न चीन। जबकि 2014 में सार्क देशों को न्योता गया था और नवाज शरीफ भी आए थे और 2019 में बिम्स्टेक देश आमंत्रित थे, तो नई सरकार के पहले दिन भी कूटनीतिक तौर पर जो संदेश भेजा जा रहा है वो काफी अहम है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला के साथ कादम्बरी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। 9 जून को होने वाले नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरणों में है। शपथ ग्रहण समारोह में तमाम आम और खास लोग शामिल होने वाले हैं। इसके लिए मेहमानों की एक स्पेशल लिस्ट बनाई गई है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। नौ जून को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। शपथ ग्रहण समारोह में तमाम आम और खास लोग शामिल होने वाले हैं। इसके लिए मेहमानों की एक स्पेशल लिस्ट बनाई गई है, जिसमें कुछ खास लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वालों की लिस्ट में सेंट्रल विस्टा परियोजना में काम करने वाले मजदूर भी शामिल हैं। इसके अलावा वंदे भारत और मेट्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों को भी मेहमानों की लिस्ट में जगह दी गई है। ट्रांसजेंडर्स, सफाई कर्मचारी, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ साथ विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर श्रमिकों का सम्मान करते रहे हैं। प्रयागराज कुंभ के दौरान जहां पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, तो वहीं नई संसद के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने इसे तैयार करने वाले श्रमिकों का सम्मान किया था। पीएम ने इन्हें गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के तौर पर भी बुलाया था। काशी कॉरिडोर का निर्माण करने वाले श्रमिकों पर भी पीएम ने पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया था। अब शपथ ग्रहण समारोह में ऐसे लोगों को बुलाकर बीजेपी देश को एक खास संदेश देना चाहती है। नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरे इस शपथ ग्रहण समारोह में हर उस आम और खास को बुलाया है जिसने भारत की विकास यात्रा में अपना किसी न किसी तरह से योगदान दिया है। समाज के हर तबके, समाज में तमाम ऐसे तबके भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करके उन संस्थानों में अपना योगदान दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत की विकास यात्रा में विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स को भी इसलिए जगह दी है ताकि आने वाले विकास यात्रा में उनके योगदान को भी सराहा जा सके। विकास भदौरिया, एनडीटीवी, दिल्ली। 9 जून को शाम 7:15 पर होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन तैयार है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 2 देशों के राष्ट्रपति, 1 उपराष्ट्रपति और 4 प्रधानमंत्री शामिल होंगे। सभी विदेशी अति विशिष्ट मेहमान 7 जून की शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया था। 8000 अतिथि इस समारोह में शामिल होंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी राष्ट्रपति भवन में एक भव्य कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। यह प्रकट नहीं करूंगा। अब करीब 5 साल बाद 9 जून को शाम ठीक 7:15 पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर अपने नए मंत्रिमंडल के साथ फिर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां की गई हैं। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रपति जी ने मुझे बुलाया था
और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट को भव्य तरीके से सजाया और संवारा गया है। फोरकोर्ट में एक विशेष मंच तैयार किया गया है जहां नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन की इमारत को विशेष रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। विशिष्ट मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट्स लगाए गए हैं। सेंट्रल एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी और राष्ट्रपति भवन की देखरेख में ऐतिहासिक फोरकोर्ट को विशेष फूलों और सजावटी पौधों से सजाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस भव्य आयोजन में भाग लेने के लिए करीब 8000 मेहमानों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी 8000 मेहमानों को न्योता दिया गया था। दिल्ली में गर्मी को देखते हुए फोरकोर्ट परिसर में सैकड़ों पंखे और कूलर भी लगाए गए हैं। इस विशेष अवसर पर भारत के कई पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तो शुक्रवार को ही दिल्ली पहुंच गईं। इस भव्य कार्यक्रम में बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी घटक दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। इसमें एनडीए की एकजुटता की एक बड़ी तस्वीर देश के सामने होगी। There is no preconditions. All the things are, what are the requirements for the state of Andhra Pradesh is concerned. We used to take the assistance of the central government whenever necessary. There is a three-pole alliance. Definitely, it will go for a long time. Definitely, it has to play a constructive role in central government. समारोह में वंदे भारत एक्सप्रेस और जन शताब्दी के लोको पायलट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले कुछ मजदूरों के साथ साथ ट्रांसजेंडर्स, स्वच्छता कार्यकर्ता, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों और विकसित भारत के एम्बेसडरों को भी विशेष तौर पर निमंत्रित किया गया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा और जितेंद्र के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। एनडीए ने सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों में सहमति बन गई है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के साथ ही ये तय हो गया था कि इस बार मंत्रिमंडल का गठन पिछले 2 बार की तरह आसान नहीं होगा। वजह साफ है कि बीजेपी को बहुमत नहीं है और सहयोगियों के भरोसे ही सरकार चलनी है। ऐसे में टीडीपी, जेडीयू और दूसरे सहयोगियों की तरफ से चल रही बार्गेनिंग की वजह से अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि एनडीए सरकार में किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे। चुनाव नतीजों के 100 घंटे बाद भी मंत्रिमंडल को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एनडीए में मंत्री पद को लेकर बातचीत फाइनल दौर में है, सब कुछ सेट हो चुका है। सूत्रों की माने तो टीडीपी को 4, जिसमें 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री, जेडीयू को 3 मंत्री पद, जेडीएस, आरएलडी, अपना दल, एनसीपी और शिवसेना शिंदे के 1-1 मंत्री होंगे।
स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में मंत्री पद के बंटवारे का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें 6 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री और 1 एमओएस दिया जा सकता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ छोटे दलों को भी मंत्री पद से नवाजा जा रहा है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। ऐसी सूरत में रीजनल यानी कि क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत संतुलन बनाए रखना भी गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती है, और इसलिए छोटे बड़े सभी दलों को फार्मूले के इतर कम सांसदों वाली पार्टियों को भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। मंत्री पद को लेकर जबरदस्त गहमागहमी है और लगातार मंथन का दौर चल रहा है। हालांकि एनडीए में शामिल पार्टियों का कहना है कि मंत्री पद के बंटवारे को लेकर कोई तनाव नहीं है। वो पूरी तरह से एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। हमने भी उनको कहा कि भाई हम छोटी पार्टी हैं, अलग बात है, लेकिन हम लोग संकल्प के धनी हैं। एक बार जब हम समर्थन पत्र दे दिया और कह दिया तो हम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ उसी तरह हम एक तरह से चट्टान की तरह उनके साथ। बीजेपी सूत्रों की माने तो मोदी मंत्रिमंडल में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं को जगह मिल सकती है। हारे हुए नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है, जिसमें स्मृति ईरानी के नाम की चर्चा है। वहीं सहयोगी दलों की बात करें तो अपना दल की तरफ से अनुप्रिया पटेल, आरएलडी से जयंत चौधरी, शिवसेना से प्रताप राव जाधव और एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल के मंत्री बनने की संभावना है। मोदी सरकार में कुछ हारे हुए मंत्रियों को भी जगह दी जा सकती है। इसमें एक अमेठी से सांसद रही और मंत्री रही स्मृति ईरानी का भी नाम है, और उसकी बड़ी वजह है वो गांधी परिवार के खिलाफ संघर्ष का चेहरा बनकर उभरी थी, और इसी वजह से उनको पहले बार भी यानी कि 2014 में हार के बाद मंत्री बनाया गया था, और अब फिर 2024 में हार के बावजूद मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम से अच्छी लड़ाई के बाद भी हार गए थे, उनको मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से जगह दी जा सकती है। बस चंद घंटे का इंतजार है, जिसके बाद पूरी कैबिनेट की लिस्ट साफ हो जाएगी। कौन कौन से नेता मोदी कैबिनेट में जगह बनाने में कामयाब होंगे, ये पता चल जाएगा। दिल्ली से विकास भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन तैयार है। करीब 8000 मेहमान इस समारोह में शामिल होंगे। विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। सजावट के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता ख्याल रखे जा रहे हैं। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। लम्हा ऐतिहासिक है तो तैयारी भी जबरदस्त है। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में होना है। इसे भव्य तरीके से सजाया गया है। मेहमानों के स्वागत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में एक विशेष मंच तैयार किया गया है। भवन की इमारत को विशेष रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। सेंट्रल एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी और राष्ट्रपति भवन की देखरेख में ऐतिहासिक फोरकोर्ट को विशेष फूलों और सजावटी पौधों से सजाया गया है। सूत्रों के मुताबिक
इस भव्य आयोजन में भाग लेने के लिए करीब 8,000 मेहमानों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी 8,000 मेहमानों को न्योता दिया गया था। दिल्ली में गर्मी को देखते हुए फोरकोर्ट परिसर में सैकड़ों पंखे और कूलर भी लगाए गए। इस आयोजन में करीब 8,000 मेहमान आने वाले हैं। देश विदेश की हस्तियां आनी है, तो सजावट के साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद है। दिल्ली को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। संसद के आसपास पुख्ता सुरक्षा की गई है। कई स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हजारों सुरक्षा कर्मी अर्धसैनिक बल तैनात हैं। एनएसजी कमांडो की तैनाती, ऊंची इमारतों पर स्नाइपर रहेंगे। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, कर्तव्य पथ थाने पर कंट्रोल रूम, डीसीपी स्तर के अधिकारी तैनात, होटलों के बाहर कड़ी सुरक्षा। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। इस वक्त मैं हूं कर्तव्य पथ पर और यहां पर जो कर्तव्य पथ थाना है वहां पर दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी आप देखें कि लगातार पुलिस कर्मियों को ब्रीफ कर रहे हैं। जो 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनके लिए वीआईपी मूवमेंट होगा और उसको देखते हुए कई रास्ते कुछ देर के लिए बंद किए जाएंगे और जहां पर वो रुकेंगे, नई दिल्ली के 3 से 4 5 स्टार होटल हैं, वहां पर सभी राष्ट्राध्यक्ष रुकेंगे। होटल में भी सुरक्षा कड़ी होगी। होटल की सुरक्षा के लिए हर होटल में एक डीसीपी रैंक का अधिकारी होगा जिसको वेन्यू कमांडर कहा जाएगा और वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहेंगे। इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा एनएसजी कमांडोज तैनात रहेंगे और साथ में जो आसपास में ऊंची इमारतें हैं इन इमारतों पर रूफटॉप होंगे, यानी कि यहाँ पर जो स्नाइपर्स हैं वो ऊपर तैनात रहेंगे और उनकी कड़ी नज़र रहेगी। तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात होंगे और साथ में एनएसजी कमांडोज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात होंगे। ये सुरक्षा इतनी तगड़ी की गई है कि दिल्ली में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। 9 और 10 जून को दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। पैराग्लाइडर, हॉट बैलून पर पाबंदी, धारा 144 भी लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने आदेश जारी किया है जिसके तहत 9 जून और 10 जून को धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ में इस इलाके के साथ साथ पूरी दिल्ली में कोई आर्टिकल जैसे कि ड्रोन है या हॉट बलून है, इस तरह का कोई भी जो सामान है वो उड़ाने पर 9 और 10 जून को पाबंदी रहेगी, यानी कि कोई भी ड्रोन या दूसरे जो आर्टिकल होते हैं वो नहीं उड़ा पाएगा। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा में एसपीजी, राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, खुफिया विभाग की टीमें, अर्धसैनिक बलों के जवान, एनएसजी कमांडो और एनडीआरएफ की टीमें रहेंगे। दिल्ली के कई रास्तों पर भी सुरक्षा कड़ी रहेगी। कुछ इलाकों को कंट्रोल्ड एरिया बना दिया गया है, वहां निजी गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी। जानकारी के मुताबिक रफी मार्ग से होते हुए मदर टेरेसा क्रिसेंट मार्ग, विजय चौक का पूरा इलाका और नई दिल्ली के कई इलाके दिल्ली पुलिस अपने कंट्रोल में ले लेगी। 2 बजे से इन इलाकों में कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं जा पाएगी। जिस गाड़ी का पास होगा उसी को एंट्री होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जो 9 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और तमाम सारे जो विदेशी डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको इसी तरह के जो 5 सितारा होटल है उनमें ठहराया जाएगा और इस होटल से राष्ट्रपति भवन तक जो है वो 3 लेयर की जो सुरक्षा है वो की जाएगी। तमाम सारे जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं ताकि दिन और रात जो निगरानी है वो की जा सके। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के मद्देनज़र तमाम सारे जो रास्ते हैं वो 2 बजे के बाद या तो डाइवर्ट कर दिए जाएंगे या बदल दिए जाएंगे और इस तरीके के जो 5 सितारा होटल हैं उनमें तमाम सारे जो विदेशी डेलीगेट्स हैं वो रुके हुए हैं। इसके वजह से यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी तगड़ा कर दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां नहीं चाहती कि किसी भी तरह की कोई चूक हो। दिल्ली में हिमांशु शेखर और मुकेश सिंह सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।